वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीएल के ओवरमैन एग्जामिनेशन 2018 का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाइल डीलिंग विथ मिस फायर शॉट द रिलीविंग होल इज ड्रिल्ड एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन। जब मिसफायर हो जाता है माइंस में, तो उसके बाद हम लोग एक रिलीविंग होल लगाते हैं उसके बगल में। तो जो वो रिलीविंग होल लगाया जाएगा वो जो मिसफायर शॉट है उससे कितनी दूरी पर लगाएंगे या फिर कितनी दूरी से कम दूरी पर हम नहीं लगाएंगे। तो इसके ऑप्शन से ए 15 मीटर, बी 20 मीटर, सी 10 मीटर और ऑप्शन डी है 5 मीटर। तो इन चारों में से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है, इसलिए एनसीएल ने इसके लिए बोनस नंबर भी दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं होगा, 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अ कोल सीम इज सेड टू बी डिग्री थर्ड इफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस इन मीटर क्यूब टन ऑफ कोल रेज्ड इन मोर देन। एक कोल सीम को हम थर्ड डिग्री कहेंगे यदि वहाँ पे जो गैस का एमिशन होगा मीटर क्यूब पर टन में वो कितना होने के बाद, कितना से अधिक होगा तब हम उसको थर्ड डिग्री बोलेंगे। इसके ऑप्शन है 2, बी ए 2, बी 10, सी 15 और ऑप्शन डी है 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मीटर क्यूब पर टन से अधिक हो जाएगा तो डिग्री 3 कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आप सोच सकते हैं यदि 15 मीटर क्यूब है तो वो भी 10 से अधिक है, और 20 है तो भी वो 10 मीटर क्यूब पर टन कोल है। ये 10 से दोनों अधिक ही है, लेकिन ये जो है सो मिनिमम है। मिनिमम जो 10 मीटर क्यूब होगा तब थर्ड डिग्री कहलाएगा, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर देन सीरियस इंजरी विच इन्वॉल्व्स द इन्फोर्स्ड एब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ। रिपोर्टेबल इंजरी का क्या मतलब होता है, और एनी इंजरी अदर देन सीरियस इंजरी यानी कि ऐसा इंजरी जो भी सीरियस इंजरी से अलग होता है। तो उसमें जो व्यक्ति होता है ये कितने समय से अधिक के लिए वो एब्सेंट होने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं ए 72, 72 आवर्स और मोर, बी 2 डेज और मोर, सी 48 आवर्स और मोर और ऑप्शन डी 1 वीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 आवर्स और मोर, 72 घंटे या फिर उससे अधिक समय के लिए एब्सेंट होने के लिए यदि वो व्यक्ति मजबूर होता है तो ऐसी इंजरी को रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कोल सिम्स आर नॉर्मली फाउंड इन। जो कोल सिम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है या फिर कौन से रॉक में पाया जाता है। इसके ऑप्शन से ए इग्नियस रॉक्स, बी सेडिमेंट्री रॉक्स, सी मेटामॉर्फिक रॉक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में ही कोलसिम, नॉर्मली कोलसिम जो है सो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। इन कंटिग्यूअस सीम्स मीन्स द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज विथ इन। कंटिग्यूअस सीम जो है हम लोग कब कोई भी सीम, दो सीम जो होगा कंटिग्यूअस सीम कब कहलाएगा, उसके बीच का जो पार्टिंग है कितना होना चाहिए तब उसको हम लोग कंटिग्यूअस सीम बोलेंगे। इसके ऑप्शन से ए 13 मीटर, बी 15 मीटर, सी 9 मीटर और ऑप्शन डी 14 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 मीटर। यदि दो जो सीम है उसके बीच का पार्टिंग 9 मीटर है तो उन दोनों सीम को हम लोग कंटिग्यूअस सीम बोला जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, जॉइनिंग ऑफ टू रोप्स इज कॉल्ड। दो रस्से को जोड़ने को क्या कहलाता है। जब कोई भी दो रस्सा को जोड़ते हैं उसे क्या बोला जाता है। इसके ऑप्शन से ए पेस्टिंग, बी स्प्लाइसिंग, सी कास्टिंग और ऑप्शन डी है रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्लाइसिंग। जॉइनिंग ऑफ टू रोप्स इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक्सप्लोसिव इज स्टोर्ड एट। जो एक्सप्लोसिव होता है वो रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है। इसके ऑप्शन है ए रूम, बी बंकर, सी गुडाउन और ऑप्शन डी मैगजीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैगजीन में एक्सप्लोसिव को रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डीजीएमएस कम्स अंडर। जो डीजीएमएस होता है वो किसके अंदर आता है, किस
के अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन सरदार में भी था। तो इसके ऑप्शन है ए कोल मिनिस्ट्री, बी एनर्जी मिनिस्ट्री, सी लॉ मिनिस्ट्री और ऑप्शन डी है लेबर मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत टीजीएमएस आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नोटिस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इज गिवन इन फॉर्म। जो सीरियस एक्सीडेंट होता है माइंस में तो उसका नोटिस दिया जाएगा, वो किस फॉर्म में दिया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए 4B, बी 1C 4A और ऑप्शन डी है 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सीरियस एक्सीडेंट होगा माइंस में तो उसका नोटिस 4A में दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ए डस्ट दैट गवर्न्स इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज। ये कौन सा पैरामीटर है, जो डस्ट का कौन सा पैरामीटर होता है जो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? कौन सा पैरामीटर होता है ये डस्ट का? इसके ऑप्शंस हैं ए कलर ऑफ डस्ट, बी स्पीड ऑफ डस्ट, सी साइज ऑफ डस्ट और ऑप्शन डी स्मेल ऑफ डस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो साइज होता है डस्ट का वो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो डस्ट का साइज होता है वही हमारे शरीर को इफेक्टिबल है। कलर से कोई मतलब नहीं, स्पीड से भी नहीं और उसकी गंध से भी मतलब नहीं, यानी कि साइज ऑफ डस्ट है यही जो है मतलब हमारे शरीर को प्रभावित करने वाला होता है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड माइन शुड नॉट बी लेस देन। अंडरग्राउंड माइंस में जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए या फिर कितना से कम नहीं होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए 25%, बी 21%, सी 19% और ऑप्शन डी 15%। इसका जवाब तो आप सबों को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19% से कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन कहीं भी माइंस में। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोल फील्ड्स इज अबाउट। जो इंडियन कोल फील्ड का जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है? इसके ऑप्शन हैं ए 1 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर और ऑप्शन डी है -1 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर। मतलब कि यदि आप जो माइंस का ग्रेडियंट होता है इंक्लाइन में, यदि आप 38 मीटर ट्रैवल करते हैं, 38 मीटर दूरी पर जाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होगा माइंस का वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग। जो ड्रिलिंग करने के बाद डस्ट निकलता है माइंस में, उसको किसके द्वारा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं? इसके ऑप्शन से ए विथ ब्लंट बिट, बी विथ हाई स्पीड, सी विथ लो स्पीड और ऑप्शन डी है विथ शार्प बिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शार्प बिट। बहुत ही नुकीला बिट रहेगा तो उसी को यूज करके जो डस्ट का उत्पन्न होना उसको बहुत ही कम किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 39। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब अ जियोलॉजिकल फॉल्ट। इनमें से कौन सा टर्म जो है सो जियोलॉजिकल फॉल्ट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं किया जाता, यानी कि वो जियोलॉजिकल फॉल्ट नहीं है? इसका ऑप्शन है ए ग्रेडियंट, बी थ्रो, सी हेड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेडियंट जो होता है वो जियोलॉजिकल फॉल्ट से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। थ्रो और हेड ये दोनों जियोलॉजिकल फॉल्ट से रिलेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इन सरफेस माइन अ बॉक्स कट इज डिफाइंड एज। सरफेस माइन मतलब ओपन कास्ट माइनिंग में बॉक्स कट जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर वो क्या होता है, बॉक्स कट क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं ए द फाइनल कट टू क्लोज द माइन, बी द इनिशियल कट मेड टू ओपन ए कट, सी एनी कट विच लुक एज ओपन बॉक्स, ऑप्शन डी द कट टू एक्सटेंड होल रोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो सो द इनिशियल कट मेड टू ओपन ए कट। मतलब कि पहला कट माइंस का जो कट को शुरू करने के लिए जो पहला कट किया था, सबसे पहला कट, वही जो है सो बॉक्स कट कहलाता है सरफेस माइन के लिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम फॉर एक्सकेवेटिंग मशीन।
इनमें से कौन सा फैक्टर जो है सो एक्सकेवेटिंग मशीन को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शन से ए स्वेल फैक्टर, बी बकेट फैक्टर, ऑप्शन सी स्विंग फैक्टर और ऑप्शन डी पाउडर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विंग फैक्टर के द्वारा ही एक्सकेवेटिंग मशीन का कैलकुलेशन करके उसका फैक्टर को निकालते हैं, उसका साइकिल टाइम को निकालते हैं स्विंग फैक्टर के द्वारा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। इन एन ओपन कास्ट coal mine, bench failure has occurred in which a triangular portion has come out. The type of failure is। ओपन कास्ट माइन में, ओपन कास्ट खदान में जो एक बेंच फेलियर हो जाता है और वो जो बेंच फेलियर होता है वो ट्रायंगुलर के रूप में, त्रिकोण के रूप में बाहर आता है, यानी कि गिर जाता है त्रिकोण के रूप में। तो ऐसा जो गिर जाता है, तो इस प्रकार के फेलियर को, ऐसा जो फेलियर होता है ट्रायंगुलेशन आकार का, तो उस प्रकार के फेलियर को क्या बोला जाता है? इसके ऑप्शन है ए कर्ड फेलियर, बी वेज फेलियर, सी टॉपलिंग फेलियर और ऑप्शन डी लीनियर फेलियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेज फेलियर बोला जाता है ट्रायंगुलर पोर्शन को जो गिर जाता है ओपन कास्ट माइंस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन इज। ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन का जो है सो क्या यूनिट होता है, उसका SI मात्रक बताना है, इकाई उसका बताना है। इसके ऑप्शन है ए mm पर सेकेंड, बी पास्कल, सी डीबी और ऑप्शन डी है मीटर पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइब्रेशन का जो यूनिट है, इकाई है, मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लॉप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन डैश विथ इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। ओपन कास्ट माइन का जो स्लोप है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाटर प्रेशर के बढ़ने से उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके ऑप्शन से ए गोज अप, बी रिड्यूसेस, सी रिमेन्स अनचेंज और ऑप्शन डी है लोस इम्पोर्टेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिड्यूसेस। यदि जो पानी का दबाव यदि बढ़ जाता है तो माइंस का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो भी, मतलब कि वो घट जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी घट जाएगा पानी के बढ़ने से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कोलिफिकेशन प्रोसेस। जो कोयला बनने का प्रक्रिया होता है तो इनमें से कौन सा जो है सो इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई उसका मतलब नहीं है, उससे कोई उसे रिलेशन नहीं रखता है। इसके ऑप्शन से ए क्लाइमेट कंडीशन, बी टाइम, सी डेप्थ और ऑप्शन डी मेथड ऑफ वर्किंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथड ऑफ वर्किंग से कोई मतलब नहीं रखता है कि कोयला किस मेथड से बना है। कोयला बनने का जो प्रक्रिया है क्लाइमेट, टाइम और डेप्थ के हिसाब से कोयला बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। VOD इज ए टर्म रिलेटेड टू, जो VOD होता है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये टर्म किससे रिलेट करता है? इसके ऑप्शन है ए एयर ब्लास्ट, बी एक्सप्लोसिव, सी एक्सप्लोडर और ऑप्शन डी टायर बर्स्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक्सप्लोसिव। VOD जो है सो एक्सप्लोसिव से रिलेशन रखता है, रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। प्रोडक्टिविटी ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइन डिपेंड्स ऑन। बहुत ही हाईली मैकेनाइज्ड है, फुल्ली मैकेनाइज्ड कोल माइन है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? इसके ऑप्शन हैं ए परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट और ऑप्शन सी है मैन पावर अवेलेबिलिटी और ऑप्शन डी है परसेंटेज अवेलेबिलिटी एंड परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो मशीनों का जो वहाँ पे उपलब्धता, यानी कि पूरे मशीन वहाँ पे कितना उपलब्ध है, सारे चीज़ों के लिए अलग अलग मशीनें और सब मशीनों का उपयोग होना चाहिए सही तरीके से, तो ये दोनों पर डिपेंड करता है उसका प्रोडक्शन, मैन पावर से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48 है। वाइल वर्किंग इन एन OCP ओवर द डेवलप्ड वर्किंग्स द पार्टिंग अबव द गैलरी इज प्रूव्ड बाय। अंडरग्राउंड माइंस पहले से चलाया जा चुका है, डेवलप किया जा चुका है, बोर्ड एंड पिलर मेथड से गैलरी वहाँ पे चलाया गया है, फिर उसके ऊपर OCP यानी कि ओपन कास्ट चलाया जा रहा है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा गैलरी चलाया गया है किस जगह पे गैलरी है और कहाँ पे
माइंस में पिलर है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके ऑप्शन से ए है ड्रिलिंग ऑफ होल्स, बी है प्लोटिंग द आरएल फ्रॉम प्लान, और ऑप्शन सी है बर्न साइड बोरिंग, और ऑप्शन डी है प्री स्प्लिटिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रिलिंग ऑफ होल्स। तो हम इसका पता लगाएंगे ड्रिलिंग ऑफ होल्स, यानी होल को करके जगह जगह पर हम होल करेंगे, उसी से पता चलेगा किस जगह पे गैलरीज है और कहाँ पे पिलर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज सब्सिडेंस इन कोल माइनिंग? कोल माइनिंग में सब्सिडेंस का क्या मतलब होता है? इसके ऑप्शन है ए फोल्डिंग ऑफ स्ट्राटा, बी ब्रेकिंग ऑफ रॉक, ऑप्शन सी लिफ्टिंग ऑफ सरफेस स्ट्राटा, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सब्सिडेंस का मतलब होता है कि जमीन में सरफेस पर जमीन का नीचे धंस जाना, वहाँ पे थोड़ा बहुत गड्ढे का हो जाना। तो यहाँ पे इनमें से कोई इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर स्ट्रिपिंग वर्क इन ओपन कास्ट माइन? इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो कि ओपन कास्ट माइन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए सोवेल, बी ड्रैगलैंड, और ऑप्शन सी बकेट विल एक्सकेवेटर, और लास्ट ऑप्शन डी है एसडीएल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसडीएल, जो है सो ओपन कास्ट माइन अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल होने वाली मशीन, लोड करने वाली एक मशीन है। बाकी तीनों मशीन तो ओपन कास्ट का है, लेकिन एसडीएल अंडरग्राउंड का लोडिंग मशीन है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, और एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी एरियाज इन एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में टोटल कितने एरियाज हैं? इसके ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 6, और ऑप्शन डी है 8। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।